अपनी सच्चाई को और एक बेबाक होने को। जितना मैं टैलेंटेड हूँ, जितना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे तो अभी 20% मिला है। अभी तो और 80% मुझे लेना है, कमाना है और दिखाना है इस दुनिया को। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना रीमेक होता है, ऋतिक रोशन और सोनम कपूर म्यूज़िक वीडियो में आते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं स्टूडियो नहीं जाऊँगा, मुझे डर लगता था माइक से भी। तो मैंने वो iPhone 6 पे रिकॉर्ड किया, नॉट इवन iPhone 10। अगर हम ग्लोरी की बात करें, हनी सिंह कुछ क्या अलग लेकर आ रहे हैं? ये एक होम ग्रोन इंटरनेशनल एल्बम है और इसमें पंजाबी, उर्दू, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, हरियाणवी, सिंधी, बलोची, इतना कुछ है। ऐसा क्या है आपकी डॉक्यूमेंट्री में नेटफ्लिक्स पे आने वाली है? मैंने कहा यार ये क्या शूट किया आप लोगों ने, कैसे शूट कर लिया इतना कुछ। मैं जितना वाइल्ड, जितना क्रेजी, जितना पार्टी गाय लगता हूँ, मैं एक्चुअली में वैसा हूँ। दिलजीत को आप जब देखते हैं आज के टाइम पे, यहाँ पर वैंकूवर में 50-55 हज़ार लोगों को उन्होंने भरा। If we'll get together, I'll make him sing in English and he can be Bruno Mars and he can fill 100,000 people in America and white people, not just Indians. अभी एक जो फिनोमिनन स्पेशली पंजाबी म्यूजिक में जो सामने आ रहा है वो ये है कि जो पिंड की पंजाबी है वो बहुत पॉपुलर हो गई है। इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे भाई को, who's in paradise right now, सिद्धू मूसेवाला। जिस तरह से सिद्धू का आई थिंक उनकी जो शहीदी हुई, और भी आई थिंक मुझे लगता है कि आपको भी थ्रेट्स शायद हुए हैं। एक जो डार्क साइड है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, अगर हम पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, जो मैंने गाने अंग्रेजी बीट लिखे हैं और जो ये ब्राउन रंग लिखे हैं, ये सड़कों पे बैठ के मच्छी खाते हुए लिखे हैं। तो आज हम वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आज मेरे को जहाँ पे भी जाना पड़ता है तो गनमैन साथ में चलते हैं। यो बॉय हनी सिंह, आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद वन एंड ओनली फरीदून। स्टे कनेक्टेड। हनी, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं, एकदम मजे में। ऑलराइट, सो हनी, मैं आपके इंटरव्यूज़ में, जैसे मैंने आप जिक्र किया कि मैं देख रहा हूँ कल से, और आपने एक बड़ी कमाल की आपने बात कही है कि मैं बचपन से ही मैं सेलिब्रिटी था बिकॉज मैंने हमेशा ज़िंदगी को सेलिब्रेट किया है। हाँ कुछ अगर आप कहना चाहें इसके बारे में। हाँ, बस यही रही कोशिश, चाहे वो बचपन की रामलीला देखने का वक्त हो या आज जो हम इतने नज़ारे देख रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, तो सेलिब्रेट करते आए हैं। यारी सेलिब्रेट करते आए हैं, रिश्ते सेलिब्रेट करते आए हैं। शुरुआत में तो पैसा नहीं था, फिर उसके बाद जब पैसा आया तो और सेलिब्रेशन करी, फिर उस पैसे ने दिमाग ख़राब किया तो भी सेलिब्रेशन करी और अब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेन सेलिब्रेशन यही है कि हर दिन को मज़े में जिया जाए, हर मोमेंट को मज़े में जिया जाए। मेरे नज़र में वही सेलिब्रिटी होता है। राइट, आपने आपने एक जगह ये भी कहा है कि मोहब्बत तो मुझे बहुत मिली, इश्क नहीं कर पाया मैं अब तक। हाँ, इश्क में मैं फेल हो गया। इश्क के कुछ उसूल हैं और मैं अपने बनाए उसूलों पे ज़्यादा चलता हूँ। जो दुनिया के बनाए उसूल हैं वो समझ नहीं पाता हूँ। तो इश्क में बहुत उसूल हैं, तो उसूलों वाला काम मुझसे होता नहीं, हार जाता हूँ। मतलब मैं तो हारे हैं कई बार, इश्क हुआ नहीं, इश्क अपने बस का है भी नहीं। आपका ना एक थ्रू आउट आपका जो एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपकी पर्सनालिटी का एक फीचर रहा है वो आपका कॉन्फिडेंस है। हाँ, कह सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस पिछले कुछ सालों में जिस तरीके के आपने एक्सपीरियंसेस करे हैं, लेकिन वो आपका कॉन्फिडेंस आपका कंप्लीटली इंटैक्ट है जो मैं आपके इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ। दुनिया का एक उसूल है कि जब आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं तो कुछ लोग उसको एरोगेंस भी कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने ऊपर भरोसा जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कैसे डील करते हैं आप इस तरीके के परसेप्शन से? मैं पहली बात तो कभी जिंदगी में दुनिया की परवाह की ही नहीं। जिंदगी में कसम से कुछ भी किया तो दुनिया की परवाह करी नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी। मुझे ये पता था छोटी उम्र से कि मुझे कोई ना कोई टैग दे देगी, जैसे कई लोगों को टैग मिल जाते हैं। तो कभी परवाह करी नहीं और ज़िंदगी अपने हिसाब से जी, गलतियां करी, वो फिर अब सीखे, फिर अब बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कॉन्फिडेंस है तो भाई, मैं अगर आपको याद हो तो मैंने तकरीबन 3 या 4 साल पहले आपके साथ एक इंटरव्यू किया था।
और तब मैं सही हालत में नहीं था, और तब मेरा कॉन्फिडेंस एकदम खराब था। अगर आपको उस इंटरव्यू में महसूस हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, शायद मैं एक्ट कर गया हूँ अच्छा स्मार्टली। मैंने आज सुबह देखा है वो इंटरव्यू, आज मैंने सुबह देखा है वो इंटरव्यू। उसमें मेरे अंदर मेरे वाली बात नहीं थी। तो अब वो ऊपर वाले की दया से वापस आ चुका है, क्योंकि एक क्या होता है ना कि एक एथलीट को जब वो फिट होता है तभी उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं जेवलिन थ्रो मारूंगा और मेरे को पॉइंट मिलेंगे। तो अब वो फिटनेस अंदर से फील हो रही है और तभी ये कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है भोलेनाथ की दया से। और बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो मेरी एल्बम में आपको देखने को मिलेगा, जो बस 5 दिनों में और रिलीज़ होने वाली है। एल्बम का नाम है ग्लोरी। और उसके अंदर मुझे लगता है कि पुराना हनी सिंह ने पुराने हनी सिंह से कई बेहतर हनी सिंह लोगों को सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। राइट, सो ग्लोरी में 18 गाने आपके हैं। जी जी एंड शुरू में 9 गाने थे, फिर 18 उसमें फाइनली हुए। जी। सो ग्लोरी के बारे में मैं शॉर्टली आपसे बात करूंगा हनी। मैं आपसे कुछ एक दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। अबू धाबी में आईफा में जब हमारी मुलाकात हुई थी, हाँ जी हाँ जी। तो अभी मैंने काफ़ी सेलिब्रिटी से वहाँ पर, काफ़ी मैंने स्टार से मेरी मेरी वहाँ पर बात हुई थी। हाँ जी। और बहुत से स्टार्स ने मुझसे बोला था कि हम हनी का परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाले हैं। हाँ एंड आई वाज देयर, प्रेजेंट देयर, जब आपने लाइव परफॉर्मेंस आपने किया, ए आर रहमान साहब के आपने जाके पैर छुए। जी आई थॉट दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट एज वेल। जी। ये जो इंडस्ट्री का आपके अंदर, सलमान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करीबन 3-4 मिनट तक वो आपको कोने में ले जाके वो बात करते रहे, एंड ही वाज वेरी इंकरेजिंग टुवर्ड्स यू एज वेल। ये जो इंडस्ट्री का जो आपके अंदर जो एक फेथ आए है, एंड आई थिंक इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट होते हैं, मुझे लगता है कि सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, और वो खुद भी ऊंच नीच से उतार चढ़ाव से गुजरते रहते हैं, तो मे बी आई थिंक दे दे अंडरस्टैंड अदर आर्टिस्ट की जो सिचुएशन होती है बेटर। बिल्कुल। वो कितना, वो मोहब्बत कितनी कितनी कीमती थी आपके लिए? मोहब्बत तो हर तरह से कीमती है, हर एक इंसान से जितनी मिल जाए, आवाम से मिल जाए, दोस्तों से मिल जाए। और अगर इतने लेजेंडरी सुपरस्टार्स प्यार करते हैं तो और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत प्यार करते हैं इंडस्ट्री में। तो हम देखो, मैं तो एक इंडिपेंडेंट एल्बम रिलीज हुई थी 2011 में जिसका नाम था इंटरनेशनल विलेजर, जिसमें ये गाने थे अंग्रेजी बीट, ब्राउन रंग वगैरह। तो उससे मेरी बॉलीवुड में एंट्री हुई और मुझे शुरुआत से ही बॉलीवुड में इतना प्यार मिला। और अक्षय बाजी ने हाथ पकड़ा, उसके बाद शाहरुख भाई ने घर पे बुला लिया, उसके बाद बच्चन साहब हो गए, अजय देवगन सर, और सलमान भाई। तो शुरू से ब्लेस रहा हूँ, और इन लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है कि इन लोगों को कला की भी कदर है और कलाकार की भी कदर है, क्योंकि ये लोग खुद धक्के खा के खुद कुछ बने हैं। तो इनको समझ में आ जाता है कि फेक टैलेंट क्या है और ओरिजिनल चीज़ क्या है। तो दिल से प्यार करते हैं। आज भी मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सिर्फ बच्चन साहब से थोड़ी दूरी है, बाकी सबसे बहुत करीब हूँ मैं। सबसे जब भी हिंदुस्तान जाता हूँ तो मिलता हूँ, और बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट बीमारी में भी मेरे लोगों ने बॉलीवुड से बहुत सपोर्ट किया। अक्षय बाजी ने, शाहरुख भाई के यहाँ से, दीपिका ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मैं आप जिक्र करता है भूतनाथ रिटर्न्स का, मैं आज सुबह में आपका गाना ऑन लोकेशन देख रहा था। हम लोग मौजूद थे वहाँ पर, 10 साल पहले की बात है। और वो वीडियो करीबन 1.2 मिलियन व्यूज़ के हो चुके हैं। बच्चन साहब ने बहुत आपकी तारीफ़ करी थी। आप कह रहे हैं कि बच्चन साहब से कुछ कुछ दूरी हो गई, व्हाट रियली हैपन? नहीं नहीं, दूरी नहीं कुछ हो गई है। बेसिकली क्या है कि मेरा उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो मुलाकात नहीं हो पाती, बन नहीं पाती। आई यूज टू बी इन कनेक्ट विद अभिषेक, बट वो भी मेरी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती। तो बस ये है कि उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। वैसे तो दुआ सलाम किसी न किसी के थ्रू मैं पहुंचा देता हूँ और मेरी पहुंच जाती है। तो ऐसी कोई दूरी नहीं हुई, बस ये है कि मुलाकात नहीं हुई। बिकॉज मुझे आज भी याद है कि बच्चन साहब ने बहुत आई थिंक ग्लोइंग टर्म्स में आपके बारे में बात करी थी उस पूरे ऑन लोकेशन के अंदर। हाँ ओके, सो हनी, आपने कहा कि आपने हमेशा वो किया है जो आपको सही लगा है, और आप दुनिया की आपने परवाह नहीं करी। एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रहा है, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, एक जहन में मेरे आ रहा है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। रीमेक होता है, ऋतिक रोशन और सोनम कपूर म्यूज़िक वीडियो में आते हैं। जब गाना आपने रिक्रिएट किया, ऑब्वियसली आपने उसको अपने अंदाज में किया। आपने रादर देन उसको कंप्लीटली कॉपी करने के, आपने उसको एक अपना एक रंग और स्टाइल देने की कोशिश किया। क्रिटिसिज्म हुआ, जी जी जी। लेकिन गाना जो है वो इतना बड़ा हिट हुआ है।
जी मुझे लगता है कि शायद हिस्ट्री में शायद इतना बड़ा गाना शायद कोई रेयरली शायद हिट हुआ होगा। जी जी। कैसे देखते हैं आप? मैं बस क्रिटिसिज्म को तो कभी देखता ही नहीं, कभी तवज्जो ही नहीं देता। लेकिन हाँ, हम्म। हालांकि उस बारे में बात बताना चाहूंगा, वो गाना मैंने 2016 में बनाया था और मेरी बीमारी की हालत थी। और भूषण जी घर आए थे तो उन्होंने मम्मी को कहा कि इसको म्यूजिक से जोड़ो। तो मम्मी बोली स्टूडियो बैठता ही नहीं है, काम ही नहीं करता, इसका मन ही नहीं लगता, ये बस परेशान रहता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू करी और मैंने स्टूडियो में अकेला बैठता था तो मुझे डर लगता था, काफ़ी सारे थॉट्स आते थे, अजीब से थॉट्स आते थे। तो मैंने लिविंग रूम में सेटअप लगा लिया, लिविंग रूम में लैपटॉप बनाया। तो मम्मी मेरे को कह रही तू बीट्स बना रहा है, तो भूषण आगे गए थे और तेरे को कह के गए थे, तूने एक उनको प्रॉमिस किया था, उनके लिए चल गाना बना। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ। तो मैंने लैपटॉप पे उसी टाइम बीट बनाई और फिर कंपोज किया, फिर थोड़ा बहुत लिखा। तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। फिर लास्ट वर्स मम्मी ने लिखा मेरी उस गाने का, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आने का। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कहा मैं स्टूडियो नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता था माइक से भी। तो मैंने वो आईफोन 6 पे रिकॉर्ड किया, नॉट इवन आईफोन 10। और आर यू सीरियस? दैट गाना? दैट होल सॉन्ग रिकॉर्डेड on iPhone 10 on my in my living room, and I made that music in 3 hours in my living room. माय गुडनेस। और वो कितना एंड इट जबरदस्त वेंट था। ऑन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एवर। Yeah, I want to thank my engineer विनोद भाई, जिन्होंने उसको बहुत अच्छा मिक्स और मास्टर किया। एंड इट्स साउंडिंग क्रिस्पी, मतलब उसको कभी भी हम स्टेडियम्स में परफॉर्म करते हैं उस गाने को, तो इट्स साउंडिंग क्रेजी। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। ओके, अगर हम ग्लोरी की बात करें, अब आप एक ऐसे ऐसे आप टाइम पे आ रहे हैं जब स्पेशली अगर हम पंजाबी म्यूज़िक की बात करें, तो बहुत एक बड़ा एक फेज़ देखने में आ रहा है। दिलजीत की बात कर लें, करण औजला, एपी ढिलोन, और आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ, दे हैव बिकम वर्ल्ड वाइड सेंसेशंस इन मोर वेज इन वन। कैसे देखते हैं इस दौर को आप? एंड हनी सिंह कुछ क्या अलग लेकर आ रहे हैं? आपने खुद ही बात बोल दी, हनी सिंह क्या अलग लेकर आ रहा है, तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आपको भी पता है कि मैं कुछ अलग ही लेकर आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली इन सबका म्यूजिक बहुत बेहतरीन है, बहुत मज़ेदार है, सबका अपना अपना स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। लेकिन मैं कुछ खतरनाक चीज़ लेकर आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये एक होम ग्रोन इंटरनेशनल एल्बम है, और इसमें पंजाबी, उर्दू, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, हरियाणवी, सिंधी, बलोची, इतना कुछ है, इतना कुछ है इसमें, इस एल्बम में। तो ये एक इंटरनेशनल एल्बम है जो मैंने टारगेट करना चाह रहा हूँ पूरी दुनिया को, नॉट इवन सिर्फ हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को एक ऐसा म्यूज़िक देने की जो अलग सोच मैं पहले रखता था और कुछ डिफरेंट साउंड होती थी मेरी। तो मैंने साउंड पे बहुत मेहनत करी है। और इसमें जो मेरा कंटेंट लिखा है, इस बारी मैंने लिखाई खुद नहीं करी, मेरा कंटेंट लिखा है मेरे भाई ने, लियो ने। और बाकी कंटेंट्स अलग अलग आर्टिस्टों ने अपने अपने लिखे, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा अपनी कमर कसी, वो कसी म्यूज़िक पे, कि मैं ऐसा म्यूज़िक लेकर आऊँगा, ऐसी बीट्स लेकर आऊँगा, ऐसा प्रोडक्शन लेकर आऊँगा विच हैज़ टू बी नेक्स्ट लेवल। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक गाने के 12-12 वर्जन बनाए, 11-11 वर्जन बनाए, 8 वर्जन बनाए। मतलब गाना जब लिखा जाता था तो एक बेसिक बीट पे लिखा जाता था, उसके बाद जब वो लिख लिया जाता था तो वो रिहर्सल उसकी दूसरी बीट पे हो जाती थी, रिकॉर्ड चौथी बीट पे होता था, फिर फाइनली मिक्स। मतलब मैंने इतने चेंजेस किए, इतने चेंजेस किए कि मेरे को, क्योंकि पूरा प्रोसेस था 10 महीने का एल्बम को बनाने का, ऑडियो मास्टर्स को। तो मैंने कहा कुछ भी ऐसी चीज़ जो मुझे बोर कर रही है, आई वांट टू चेंज इट राइट नाउ। जो साउंड मुझे पिछले 7 महीने में अगर बोर कर रही है, एक ही गाना मैं सुन के बोर हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ये अगले 10 साल नहीं चलेगी। आज आप डांस फ्लोर पे जाएं, ऊपर वाले की ऐसी दया है कि अंग्रेजी बीट तभी भी बजता है, ब्राउन रंग भी बजता है, 4 वोट का भी बजता है, और आज आज तक मुझे उसका रेवेन्यू आता है, क्योंकि वो बजता है हर जगह और मुझे उसका रेवेन्यू आता है। सो ग्लोरी इज अ साउंड जो मुझे उम्मीद है ऊपर वाला मेहर करे कि अगले 10-15 साल तक सुनी जाएगी। मैंने जैसे आपने जिक्र किया, मैं सुबह से आपके गाने में आपको सुन रहा हूँ। आपने देसी कलाकार का आपने जिक्र नहीं किया, ब्लू आइज़ का आपने जिक्र नहीं किया, बहुत लुंगी डांस, आई थिंक लुंगी डांस के बारे में पूरा एक इंटरव्यू हो सकता है। बहुत से गाने आपके जो हैं, या फिर अक्षय सर के साथ में जो आपके आपके गाने रहे हैं, बहुत 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 मशहूर हैं। पार्टी, पार्टी। बहुत सारे गाने हैं।
आपने आपने एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया कि आपकी जो खासियत है वो आपकी म्यूजिक प्रोडक्शन है। हाँ जी। और उसके बाद फिर लिरिक्स है। आवाज़ को आपने कहा कि दैट मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, मैं उसको ऑटो ट्यून से उसको हम लोग पूरा करते हैं बिल्कुल गाना एज अ होल। आई लुक एट द सॉन्ग एज अ होल। तो जब बिल्कुल। आपके मैंने जब गाने में सुन रहा था तो म्यूजिक प्रोडक्शन की आपने जो बात करी तो उसमें हमेशा आपके गानों में एक ग्रूव या फिर एक जो एक जो भी एलिमेंट होता है वो कुछ डिफरेंट होता है, इंटरटेनिंग होता है। हाँ जी। तो ये म्यूजिक प्रोडक्शन की जो जो एक आपके अंदर एक टैलेंट है, ये आपने कब रियलाइज किया कि दैट यू हैव अ टैलेंट फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन एंड समथिंग यूनिक? और शुरू से ही मैं एक्चुअली बनना चाहता था म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर। क्योंकि मैं जब 10-11 साल का था तो एक पंजाबी फैमिली के अंदर एक ऑडियो कैसेट आती है और मेरे गुरुजी कहते हैं कि आपको आज के बाद इसी को सुनना है। तो मैंने कहा बताएं जरा है क्या? कहते पहले सुने। तो मैंने सुना एक तमिल गाना बजता है और वो रोज़ा तमिल में थी तब। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी मेरे अभिनव आचार्य जी हैं। तो मैंने कहा ये क्या म्यूजिक है? कहते बेटा आरडी बहुत सुन लिया तुमने, अब इसको सुनो। ये आदमी पूरी दुनिया हिला देगा म्यूजिक से और तुम आज के बाद सिर्फ इसी को सुनोगे। फिर उसके बाद मैंने जिसके बोलते ना कि घोट के पी लिया कई साल तक म्यूजिक को, म्यूजिक प्रोडक्शन को, कैसे म्यूजिक प्रोडक्शन होनी चाहिए, कैसी होती है। मेरे को लेयर सुनाई देती थी, मतलब मुझे मल्टी ट्रैक सुनाई देने लग गए थे गानों के। मैं इतना सुनता था गाने, मैं लिरिक्स पे ध्यान नहीं देता था, कॉम्पोजिशन पे ध्यान नहीं देता था, मैं जो प्रोडक्शन हुई होती थी उसकी लेयर्स मुझे सुनाई देने लग जाती थी। तो फिर धीरे धीरे मैंने फिर कोशिश करी खुद सीखने की, और फिर धीरे धीरे 2003 से मैं ऑफिशियली बीट्स बना रहा हूँ काफ़ी सारे इंग्लिश रैपर्स के लिए। और उसके बाद 2005 में मुझे पहला गाना खड़के गिलासी एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर चांस मिला, जिसमें मैंने अंग्रेज़ी में गाया भी और मैं वीडियो में भी हूँ। तो उसके बाद बस जर्नी पूरी चलती गई, बाकी डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी कुछ पता चलेगा। डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो इनफैक्ट मुझे याद है कि आपने मुझसे डॉक्यूमेंट्री के बारे में मुझे करीबन 2 साल पहले जिक्र किया था। हाँ जी। और आई थिंक बहुत ही ईगरली अवेटेड डॉक्यूमेंट्री है। मोजेस सिंह ने डायरेक्ट किया है, गुनीत मोंगा प्रोड्यूस कर रही हैं। गुनीत का आई थिंक ऑस्कर विनिंग इस वक्त प्रोड्यूसर हैं, तो आई थिंक उनके अंदर सेंस बड़ा कमाल का है नो कि डाउट। अगर कोई कहानी है तो उसको अलग तरीके से कैसे कहा जाए, ये उनमें एक स्पेशल टैलेंट है। ऐसा क्या है आपकी डॉक्यूमेंट्री में नेटफ्लिक्स पे आने वाली है मतलब आप विच? बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने फाइनल कट देखा मैंने कहा यार ये क्या शूट किया आप लोगों ने, कैसे शूट कर लिया इतना कुछ। तो वो एक्चुअली में जो मैं जितना वाइल्ड, जितना क्रेजी, जितना पार्टी गाय लगता हूँ, मैं एक्चुअली में वैसा हूँ नहीं। मैं बहुत ही एक इमोशनल और इंट्रोवर्ड और अपने ख्यालों में रहने वाला और बस थोड़ा सेंसिबल सा रहने वाला एक मूड मिजाज का आदमी हूँ। बहुत लेजी, मतलब लेजी मतलब बोरिंग आदमी हूँ मैं तो। और इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ और मेरे लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरी रियल साइड है वो अ, उसमें निकल के दिखी है सबको। और डॉक्यूमेंट्री ऐसी होती है जिसमें कोई अदाकार नहीं होता, जो होता है वो सब सच होता है। और वो फुटेज और वो इंसान और वो आंखें और वो माहौल आपको बता देता है कि ये जो हो रहा है ये सब असल है, और ये जो कहानी कही जा रही है ये एक्चुअली में असल है। तो जब बायोपिक बनती है जिसपे कोई किरदार आपका निभाता है वो बात अलग होती है, वो भी अच्छी होती है बहुत। लेकिन ये इतनी इमोशनल फिल्म है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा अभी, कि मतलब मुझे लगता है कि दुनिया हंसेगी भी रोएगी भी ये देख के। मैंने खैर आपसे आपसे मैंने रिपीटेडली मैंने कहा है जब भी हमारी बातचीत हुई है कि दैट लोग आपको एक इंटरटेनर के तरीके से जानते हैं और बहुत सारे और भी एलिमेंट्स आपके साथ जोड़े जाते हैं, लेकिन उर्दू शायरी में जो आपकी दिलचस्पी है और जो आपका एक ज़ौक़ है वो मुझे पर्सनली बहुत इम्प्रेस करता है। मैं एक इंटरव्यू में मैंने आपने कोई अपना खुद का लिखा शेर भी सुनाया था। हाँ। तो ये मैं इससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ दैट यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम व्हाट ये योर पब्लिक पर्सोना इज। ये लेकिन ये एक प्रैक्टिकल जो आपकी अप्रोच है कि आप म्यूज़िक वीडियोस जो बनाते हैं एक बड़ा होना चाहिए। आपने कहा है कि अगर सिर्फ स्ट्रीमिंग स्टार बन के रह जाओगे तो आप नौकरी कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। आपको बिजनेसमैन होना चाहिए, आपको आपको सोचना चाहिए आप कैसे बिजनेसमैन आप कैसे हो। ये तो खैर पंजाबी तो आई थिंक वो एक नेचुरली बिजनेस का और पैसे का सेंस तो एक नेचुरली भी होता है मेरे मेरे ख्याल से। खर्चे लेकिन हम लोगों के ज़्यादा होते हैं ना। जो आपका एक अंदरूनी दुनिया है और जो आपकी एक प्रैक्टिकल दुनिया है,
ये जिस तरीके से आप मैनेज करते हो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। प्रैक्टिकल होना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? प्रैक्टिकल होना इंपॉर्टेंट है। देखो सर, जब मैंने 2005 में गाना किया खड़की गलासी, उसके बाद मेरे पास 2 साल काम नहीं था और मैं बहुत एरोगेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर था, क्योंकि मेरा गाना बीबीसी वर्ल्ड चार्ट्स पे चला गया था और मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और मैं 2 साल से हिप हॉप बीट्स बना रहा था। लेकिन मेरे पास काम नहीं था कहीं पे भी। बम्बई में कोशिश करी, वहाँ काम नहीं मिला। इंग्लैंड में कोशिश करी, वहाँ काम नहीं मिला। तो मेरा दोस्त जो मेरे सारे खर्चे निकाल रहा था, मुझे दे रहा था, मेरे कपड़े तक वो, क्योंकि लोग पहचानते थे, हम दिल्ली में घूमते थे तो मेरी लुक देख के लोग पहचानते थे कि हाँ ये लड़का खड़के क्लासी की वीडियो में आया था, इसने गाया था। तो वो कहता भाई तेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है यार, मैं तेरे लिए लेकर आता हूँ, तू थोड़ा बन के रहा कर, तू अब सेलिब्रिटी होने वाला है। तो मैंने कहा हाँ, लेकिन साला काम तो है नहीं। तो जब 2007 में मैं पंजाब शिफ्ट हुआ और वहाँ से मैंने आर्टिस्ट लॉन्च करने शुरू करे, आर्टिस्टों के म्यूज़िक करने शुरू करे, तब आप बिलीव नहीं करेंगे, आर्टिस्टों के लिए लिखना, आर्टिस्टों के लिए म्यूज़िक प्रोड्यूस करना, उनके नाम तक रखना, उनके म्यूज़िक वीडियो शूट करना, उनके एल्बम्स रिलीज़ करना, वो सब काम छोटी उम्र में करने लग गया था मैं। तो उससे मेरी प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई कि जो करना है आपको खुद ही करना पड़ेगा, आपके लिए कोई आ नहीं करेगा आपके लिए। तो वो हाथ पैर खुद ही मारने पड़ेंगे। तो आई यूज टू प्रेजेंट एवरीबडी इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई डिजाइंड दिलजीत एल्बम इन 2009 that's called The Next Level. I kept the name of the album as well. So when Diljit came to me and he said भाई अपा इकट्ठे काम करना है, मैं कहा भाई आप जो करते हो वही करना है कि नेक्स्ट लेवल करना है? तो कहते नहीं, नेक्स्ट लेवल करना है। तो मैंने कहा आज से एल्बम का नाम है द नेक्स्ट लेवल। मैं कहा अब हम जो भी काम करेंगे एल्बम के टाइटल को देख के करेंगे कि ये नेक्स्ट लेवल साउंड कर रहा नहीं कर रहा। तो बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। तो फाइनली जब मेरी लॉन्च की बारी आई खुद को ब्राउन रंग के साथ 2012 में, तो मैंने कहा कि अगर अब मैं आ रहा हूं तो अब मैं तरीके से आऊंगा। मुझे बड़े विजुअल्स दिखते हैं अपने लिए और मुझे इस तरह का विजुअल्स दिखते हैं और मैं अपने आप को फिट दिखना चाहता हूँ। मैंने बॉडी शॉट दिया। आई वाज द फर्स्ट इंडियन सिंगर हु गिव अ बॉडी शॉट। आई गॉट फिट फॉर 4-5 months। आई डिड अ ट्रेनिंग। फिर मैंने वो ब्राउन रंग वीडियो शूट किया और वो एशिया में नंबर 1 था। I represented Asia in America. Google called me, YouTube called me for that. So उसके बाद से फिर विजुअल्स का सिलसिला रुका नहीं। मैंने कहा ये शूट करना, वैसा शूट करना, वैसा शूट करना। इवन आज तक आप मिलियनर का वीडियो देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा वीडियो देख के। उसके बाद भी जितने वीडियोस ग्लोरी के आ रहे हैं, सो आई डिजाइन ऑल द स्टोरी, द कंसेप्ट, द लुक, द कंट्री, द क्लाइमेट, द टेम्परेचर, everything I decide. Desi Kalakar, I decided we're gonna shoot in Hollywood. I asked Mr. Bhushan, I said, I want to shoot it in this way, and it has to be a bloody useless chase for 7 minutes in the video, and I need this much money. He said, why you have to do this? I said, no, I see this visual, I see this story of this couple, a crazy couple like this, and I want to shoot in Hollywood. He said, okay, go. So he believed in me at that time. So आज तक फिर वही कोशिश रहेगी भी कि जान निकल जाए सलामी तोप से ही देंगे। जान निकल जाए सलामी तोप से देंगे। ओके, सो दिलजीत को आप जब देखते हैं आज के टाइम पे, यहाँ पर वैंकूवर में 50-55 हज़ार लोगों को उन्होंने भरा, टोरंटो में 45-50 हज़ार लोग आ रहे हैं, दुनिया भर में एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपको एक पर्सनल विक्ट्री लगती है? हाँ नहीं बिल्कुल, मेरे को बहुत खुशी होती है और मेरे को उस आदमी का हार्डवर्क और उसकी सेंस बहुत अच्छी है, सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, उसकी विजडम बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और वो यकीन करता है अपनी टीम पे और इंसान बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत हम्बल आदमी है और बस पागल है काम करने के लिए, बस काम ही करवाते रहो उससे, बस और कुछ नहीं उसको चाहिए। दैट्स इट। और मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे भी ऐसे लोग मज़ेदार लगते हैं, किक आती है। सो नशा है उसके अंदर, सक्सेस का नशा भी नहीं है उसके अंदर नशा है बस काम करते रहने का। लोग आज उसको सोचते होंगे कि ये सक्सेस का नशा होगा, जो भी होगा। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और बहुत खुशी होती है। और ये तो कुछ भी नहीं, 50-40-60 हज़ार लोग कुछ भी नहीं। आई डेफिनेटली इफ we'll get together, I'll make him sing in English and he can be Bruno Mars and he can fill 100,000 people in America and white people, not just Indians. He can do it. Amazing. सो इनफैक्ट मैं आपका एक गाना मैं आपका सुन रहा था और जो आपके आई थिंक इवन इंग्लिश लिरिक्स की आप जैसे बात करें, इंग्लिश लिरिक्स में भी जिस तरीके से आप राइम करते हैं बहुत ही छोटे छोटे मतलब सेंटेंसेस में,
Yeah. फ्लिकर एंड लिकर एंड दिस एंड दैट, वो उसमें भी एक एक मतलब एक वो भी मतलब मजा आता है उसमें, इन द सेंस कि वो भी दीज आर थिंग्स जो कि आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ टैलेंट फॉर दैट एज Yeah. वेल. सो ये जब आपका लिरिक्स लिखने का जो आपका जो प्रोसेस होता है, हाँ, वो क्या मोमेंट होता है? अभी क्या हुआ कि सर मैंने ये सब गाने हैं 10 साल पुराने के, तब तक मेरा हाथ बहुत मज़ेदार चल रहा था, मैं पूरी दुनिया घूम रहा था और अपग्रेडेड था फैशन से, लाइफस्टाइल से, सब चीज़ों से. उसके बाद मेरा ब्रेक डाउन हुआ और फिर मैं घर रहा तकरीबन 7 साल, और मैंने इंटरनेट नहीं देखा, मैंने टेलीविज़न नहीं देखा, मैंने टेलीफोन पे बात नहीं करी किसी से. तो मैं कट गया दुनिया से और म्यूज़िक से भी काफ़ी कटा. तो उसके बाद मेरा जो रुझान हुआ वो थोड़ा उर्दू पोइट्री की तरफ चला गया. तो मैंने उर्दू पोइट्री सुननी और लिखनी, जितनी सुन के समझ आया वो सब लिखनी शुरू कर दी. तो लास्ट एल्बम जो थी मेरी, उसके 2-3 गाने मैंने खुद लिखे, तो वो चले नहीं. तो मैंने फटाफट समझा, मैंने कहा ये मेरे से कुछ गलती हो रही है. आई नीड प्रोफेशनल राइटर्स ऑफ टुडेज टाइम. देन आई पिक्ड अप फ्यू न्यू राइटर्स एंड आई मेड इट हैपन. तो हमने देसी कलाकार का पार्ट 2 किया, वो आप देखना वीडियो, वो भी बहुत ज़बरदस्त है. और वो बड़ा ज़बरदस्त चला और वो एल्बम एवरेज रिस्पॉन्स के साथ ठीक ठाक चली. तो इस बारी जब मैं एल्बम तैयार कर रहा था तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं अपनी कलाकारी में जो एक्सपर्टीज़ वाली जो चीज़ है वो है मेरी म्यूज़िक प्रोडक्शन, उसी पे ध्यान दूंगा. लिरिक्स के लिए आई बेटर हायर सम प्रोस, क्योंकि मेरा ध्यान उर्दू पोइट्री से हट नहीं रहा और मैं वो लिखे ही जा रहा हूँ. और एक अर्बन हिंदी पंजाबी गाना लिखने का स्टाइल अलग है और उर्दू पोइट्री के अंदर एक उसमें ख्यालों की वो अलग ही ख्याल चलते हैं, तो वो कमर्शियल ख्याल नहीं है. तो मेरा मूड लिरिकली कमर्शियल नहीं है, तो इसलिए ये ग्लोरी एल्बम मैंने लिखी ही नहीं. मैंने कहा मैं कुछ नहीं लिखूंगा. मैंने आइडियाज़ दिए कि वी कैन मेक अ सॉन्ग लाइक दिस, लाइक मिलेनियर और समथिंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस, नाउ यू गाइज राइट. सो फिर सब कलेक्टिव एफर्ट्स हुए और चीज़ें बनी. तो म्यूजिक पे मैंने ज़्यादा ध्यान रखा. बाकी जो अगर आप मेरे पुराने गाने देखें जो 10 साल पहले जो बने हुए हैं, वो गाने सब ऐसे बने जस्ट लाइक दिस. मतलब 15-15 मिनट में मैंने वो गाने लिखे. और वो भी एक वियर्ड चीज़ें होती थी, अजीब सी चीज़ें. रोटी ते भिंडी की बातें कर रहा हूँ, मैं शूट कर रहा हूँ हॉलीवुड में. I think that Bindi element is very interesting. Yeah. Okay, जब मैं आपके इंटरव्यूज आजकल देख रहा हूँ तो आपका एक विच इज़ पर्सनली मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है. और मैंने भी करीबन 15-16 हज़ार मैंने इंटरव्यूज़ करे हुए, लेकिन मुझे आज के टाइम पे मुझे लगता है कि दैट आई हैव जस्ट स्टार्टेड. आप में जो एक लोग आपको बोलते रहते हैं कि आपने इतना कुछ कर लिया, हमें पीछे देखना ही नहीं है, हमें आगे देखना है. आगे देख. वो एनर्जी. अभी रिसेंटली माधुरी दीक्षित जी से मेरी मुलाकात हुई न्यू जर्सी में. उन्होंने भी कहा, उनसे भी मेरी वही बात हुई कि वो बोली कि मैं स्टूडेंट के तरीके से देखती हूँ अपने आप को. मुझे लगता है कि आप जस्ट स्टार्टेड, आई हैव लाइक फैंटास्टिक एनर्जी. ये एक, और आपने लेकिन जो एक मुश्किल आपने दौर देखा है आपका, उसके पहले का जो दौर है वो कमाल का ग्लोरियस आई थिंक दौर है. आज के टाइम पे आप एक स्पिरिचुअल तरीके से दुनिया को देख रहे हैं. लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर हैविंग योर अटेंशन एज वेल. आप कैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं अपने अंदर, कि इन द सेंस कि आपके अंदर एम्बिशन भी कमाल की है, एट द सेम टाइम एक ठहराव आप महसूस करते हैं क्या, एंड वो कितना ज़रूरी है? उसके अलावा एक आर्टिस्ट के लिए या किसी के लिए भी एक ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? 2-3 सवाल मिक्स कर रहा हूँ मैं एक्चुअली. हाँ नहीं, अच्छे सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है. मुझे ऐसा लगता है सर, पहली बात मैं ये बचपन से सुनता आया और उसके बाद जब मैं बीमार हुआ, उसके बाद जब मैं कामयाब हुआ तब भी लोगों ने अल्फाज यूज़ किया, और उसके बाद जब बीमार हुआ तब भी अल्फाज आया, और फिर जब वापस आने लगा तब भी अल्फाज आया. तो इस अल्फाज से मुझे नफरत है जो है बैलेंस. हम सर्कस में नाचने वाले जोकर नहीं है एक चक्री के ऊपर जो बैलेंस करे. हम आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट हैज टू बी एक्सट्रीमिस्ट. आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट. तो एम्बिशन से ज़्यादा मतलब काम करने का जो एक्सट्रीमिज्म है ना, वो मुझे ड्राइव करता है. और जब वो बहुत ज़्यादा होता है तो उतने ही आप अंदर से काम होते हो. तो वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. मुझे हर मतलब बचपन में मम्मी पापा बोलते थे बेटा बैलेंस करा करो हर चीज़ों को, इसको ऐसे बैलेंस करा करो. जब कामयाब होने लगा बेटा बैलेंस करके चलो. क्यों बैलेंस? वाई? लेट मी गिव माय 2000%. Let me make the extreme of this. What's the extreme of
artist and artwork. What's the extreme of, I wanna achieve that. What's the extreme of success? I wanna achieve that. What's the extreme of happiness? I wanna achieve that. What the extreme of spiritualism? I wanna achieve that. So that makes me calm. तो वो अपने आप ही काम कर देता है. अपना निशाना पता है ना अपने को, मंजिल पता है अपनी. तो अगर छोटी मोटी सक्सेस मिलती है वो अब वो दिमाग नहीं खराब करती, अब वो कुछ नहीं खराब करती. तो बैलेंस इज द वेरी रॉन्ग वर्ड फॉर एन आर्टिस्ट, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैंने जितने भी लोग देखे हैं सब पागल देखे हैं जो ट्रू आर्टिस्ट देखे. पागल, निहायती पागल, निहायती पागल, इनह्यूमन. और वही मेरे को उनसे इंस्पायरिंग लगता था कि यार मैं भी ऐसे ही, और मुझे और इतना पागल होना है, इस पागल जितना पागल होना. नहीं, दीवानगी और जुनून के बगैर तो आई थिंक इंसान कुछ बड़ा अचीव ही नहीं कर सकता. फायदा ही नहीं, जिंदगी जीने का फायदा नहीं. अचीवमेंट इज नॉट एवरीथिंग. जिंदगी जीने का फायदा नहीं. हम यारी करते हैं, मतलब कभी मौका मिले आप मेरे यारों से मिलना, कभी दोस्तों से. क्रेजी पीपल, अजीब अजीब तरह के दोस्त हैं मेरे, अजीब अजीब तरह के दोस्त. और हर बंदा एक कैरेक्टर है, और लेकिन हर बंदे में एक चीज सिमिलैरिटी है, वो है एक्सट्रीमिज्म. कि अगर वो आपसे मोहब्बत करेगा तो बहुत करेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेगा. डिप्लोमेट आदमी मैं नौकरी पे रख सकता हूँ, यारी में नहीं. क्या बात है. वही मेरा अगला सवाल था कि अभी कल मैंने एक ये सीरीज़ देखी है सलीम जावेद साहब के ऊपर, एंग्री यंग मैन. कमाल की सीरीज़ है, आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ देखिएगा. Sure. तो अभी सलीम जावेद साहब एक ऐसी आई थिंक शख्सियत थे कि राइटर्स बच्चन साहब से 1 लाख रुपए ज़्यादा वो चार्ज कर रहे थे. दे वर द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिस्ट इन बॉलीवुड एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. कमाल का सक्सेस रेशियो था. तो मुझे जो उनकी सीरीज़ में एक जो, और वैसे भी उनकी शख्सियत को बहुत बहुत कीनी मैंने फॉलो किया, कि उनमें डिप्लोमेसी नहीं थी. अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन ये है कि दिस इज इट, कि जंजीर के पोस्टर के ऊपर सलीम जावेद छाप दिया, अपने आप से पेंट करवा दिया. और भी बहुत सारी इस तरीके के एग्जाम्पल्स थे कि दे डिड नॉट चूज टू शुगर कोट थिंग्स टू सक अप टू पीपल और सो कॉल्ड द एलीट. They themselves were what they are and they stuck to it कि हम जो हैं वो हैं और हम वही कहेंगे जो हमें सही लगता है. तो जो आपने डिप्लोमेसी का ना होना, वो जिस तरीके से आपने कहा, मैंने आपके भी, मैं सर्टन में आपके इंटरव्यूज कर रहा था, देख रहा था, तो शाहरुख साहब के लिए इज्जत है आपके दिल में, लेकिन आपने ये भी आपने कहा कि सब, जब मैंने लुंगी डांस जब मैंने प्रेजेंट किया तो मुझसे कहा गया कि शायद यार ये तो चले ना चले. आपको कॉन्फिडेंस था कि वो चलेगा. इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हैं. ये आप कैसे देखते हैं, ये अपनी सच्चाई को और एक बेबाक होने को, ये आपका एक असेट है आपको लगता है? मैं इसको एसेट और लायबिलिटी की तरह नहीं देखता हूँ, लेकिन ये मेरा किरदार है. तो अगर मैं अपने किरदार को ही बदल लूंगा कि जस्ट बिकॉज कि ये मुझे थोड़ा और पैसे दिलवा देगा, या मुझे थोड़ा, देखो कामयाबी तो काम से मिलेगी, ठीक है, और थोड़ी मशहूरी और पैसा चापलूसी से लोग कमा लेते हैं. तो वो मुझसे तो कभी हुआ ही नहीं, ना मैंने कभी किया. मैं शुरू में अकड़ में इतनी रहे हम लोग, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरू से ही अकड़ रही अपने काम के प्रति और अपनी पर्सनालिटी के प्रति कि हम में कुछ बात है भाई, हमारा वक्त आएगा तो हम बताएंगे हम क्या है, हमसे अभी मत पूछो हम क्या है. तो इनफैक्ट आज भी लोग बोलते हैं आपने इतना काम किया, बाल दाढ़ी सफ़ेद हो गए हैं, आप तो सीनियर हो. कुछ लोग बच्चे आके पैर को हाथ लगाने लग जाते हैं. तो मैंने कहा बच्चे, मैं जितना अपने आप को जानता हूँ उससे ज़्यादा मेरे को सिर्फ मेरी माँ जानती है. मेरी माँ के अलावा उससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता. तो जितना मैं अपने आप को जानता हूँ और जितना मैं टैलेंटेड हूँ और जितना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे तो अभी 20% मिला है. अभी तो 80% मुझे लेना है, कमाना है और दिखाना है इस दुनिया को. एंड आई एम रेडी फॉर इट. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. सलीम जावेद का मैंने जैसे जिक्र किया कि उनके नाम के ऊपर, उनके काम के ऊपर फिल्म बिक जाती थी और रिटर्न्स आते थे, प्रोड्यूसर्स दे न्यू. आपने एक वो फेज देखा है फिल्म इंडस्ट्री में जब द मेयर फैक्ट कि अगर हनी सिंह का अगर गाना है तो पिक्चर की ओपनिंग लग जा रही है. चाहे वो सनी लियोनी हो, चाहे वो शाहरुख खान. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब आई थिंक लुंगी डांस वाज अ ह्यूज रीजन फॉर द स्टार्ट दैट चेन्नई एक्सप्रेस सॉ.
बच्चन साहब इन भूतनाथ रिटर्न्स, सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स, सो मेनी बिगेस्ट ऑफ स्टार्स। अगर हनी सिंह का गाना है तो ओपनिंग में हेल्प होएगी, रिपीट वैल्यू में हेल्प होएगी। ये मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके का आज तक इंडस्ट्री में कभी देखा गया है। बस वो पहली दफा हो गया ऐसा बाई चांस मेरे साथ, मैं इतना खुश नसीब रहा क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी अपनी इंडिपेंडेंट ऑडियंस खड़ी कर ली थी। और उस इंडिपेंडेंट क्रेजी ऑडियंस जिसको मैं आज भी सलाम करता हूँ कि जिसने 10 साल तक मेरा साथ दिया और अभी तक खड़ी है, तो उसी क्रेजी ऑडियंस ने वो गाने फैलाए और ओपनिंग ये लगवाई और मेरा साथ दिया, और बॉलीवुड को लगा कि हाँ शायद ये एक अच्छा मौका है कि अगर इसका गाना डालेंगे तो चलेगा। लेकिन मैं बहुत आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं उस टाइम में भी इतनी अकड़ में गाने देता था कि नहीं, अगर आप क्योंकि अंग्रेजी बीट फिल्म में लिया, फिल्म ओपनिंग लगी, चल पड़ी सब, फिर बोले अंग्रेजी बीट जैसा बना के दो। मैं कहा नहीं, मैं कुछ और बना के दूंगा, नहीं नहीं हमें वैसे चाहिए। तो एक वो लड़ाई बड़ी मुश्किल थी बॉलीवुड में जो मुझे लड़नी पड़ती थी कि स्टीरियोटाइप मत करिए आप मुझे। अगर आपको मेरे से काम चाहिए तो मैं एक जैसा नहीं दूंगा, आपको दूंगा सुपर हिट, लेकिन एक जैसा नहीं दूंगा। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आई वांट टू थैंक ऑल माय फैंस फॉर इट एक्चुअली, कि जिनकी वजह से एक ऐसी योयो आर्मी खड़ी हुई, जिसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई बॉक्स ऑफिस पे और हर जगह पे, और ऑन एवरीवेयर वेयर द सॉन्ग वाज प्लेइंग एंड एवरीवेयर। सो आज भी वो साथ में है और उन्हीं की वजह से ये कॉन्फिडेंस बोल रहा है मेरा। राइट। आपने एक इंटरव्यू में आपने ये भी आपने बोला है कि आपकी नज़र में जो जैसा स्टारडम एपी ढिल्लों ने देखा है, शायद वैसा पंजाबी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं देखा है। पिछले कुछ दस अगर साल आप पिछले इलैबोरेट 10 साल में जो मैंने लिखा, जितना भी, जब मैं गायब हुआ उसके बाद मैंने वापस आके रिव्यू करना शुरू करा सब कुछ कि भी व्हाट्स हैपनिंग एवरीवेयर, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स लिसन टू एवरीबॉडी। सो काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा किया, दिलजीत भाई ने बहुत अच्छा किया, बट दिलजीत भाई ऑलरेडी थे गेम में, तो दिलजीत भाई का नाम लेना उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। लेकिन गुरु केम, गुरु मेड इट गुड। देन उसके बाद जो मुझे लगा कि हाँ यूनिकनेस और एक स्टारडम और एक साउंड और एक नई चीज़ अगर कोई आदमी लेकर आया है तो वो एपी ढिल्लों है। तो नो डाउट, एंड ही इज अ सुपरस्टार, ही इज नॉट जस्ट अ स्ट्रीमिंग स्टार। वो शोज करता है तो लोग देखने आते हैं, टिकटें खरीदते हैं, और परफॉर्मर भी है। तो आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट, आई लव हिम अलॉट। राइट। एमी विर्क का मैंने इंटरव्यू कुछ दिनों पहले किया था, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दैट अभी एक जो फिनोमिनन स्पेशली पंजाबी म्यूज़िक में जो सामने आ रहा है वो ये है कि जो पिंड की पंजाबी है, वो बहुत पॉपुलर हो गई है। और दैट इज़ समथिंग दैट इज़ रियली समथिंग लाइक तौबा तौबा फॉर एग्जांपल, उसमें कम्प्लीटली एक्सेप्ट फॉर तौबा तौबा इज कम्प्लीटली पिंड का एकदम बिल्कुल हार्डकोर पंजाबी। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे को बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है, और इसके लिए आप माने या ना माने, कोई और माने या ना माने, कोई और नाम ले ना ले, इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे भाई को इन पैराडाइज राइट नाउ, सिद्धू मूसेवाला। क्योंकि गुरदास मान साहब ने पेंडू पंजाबी को, माँ बोली पंजाबी को अपनी पूरी ज़िंदगी प्रमोट किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धू की शहीदी उसको ज़्यादा आगे तक ले आई, और आज चारे पासे पेंडू पंजाबी लोग सुन रहे हैं। इवन कैलकटा, बैंगलोर, चेन्नई, पीपल आर लिसनिंग टू इट एंड दे आस्किंग मी भाई व्हाट दिस मीन। आई से इफ यू डोंट नो द मीनिंग, आप इसको गा कैसे रहे हो? कहते आई डोंट नो, अच्छा लगता है। तो आई थिंक ये सिद्धू की कुर्बानी है जिसका हम सब पंजाबियों को थैंक्स करना चाहिए, और उसी की वजह से पेंडू पंजाबी पूरे वर्ल्ड में छाई है। राइट। एंड आज के टाइम पे इंटरनेशनल आर्टिस्ट सिद्धू को पसंद करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं आप ये? बहुत बड़ा अचीवमेंट, और आई आई विश कि अगर सिद्धू होता और ये सब और साथ में करता, उनके गाने बनाता उन सब के साथ, तो हमारे लिए और प्राउड होता कि एक सरदार मुंडा पगड़ी वाला ये कर रहा है। लेकिन आई कैन सी दिलजीत इज गोना डू इट फॉर श्योर in coming few years. He gonna be collaborating with all the mainstream artists very soon, and I gonna be producing music. एंड करण औजला का भी आपने कहा है कि मेरा करण मेरा औजला छोटा भाई है। as well, हाँ he is as well, he's also amazing। उसने भी पेंडू स्टाइल को बहुत अच्छा लेकर आया। एवरीबडी, सारे शुभ ने भी पेंडू स्टाइल को बहुत अच्छा लेकर आया। बट यही है कि सिद्धू का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। जिस तरह से सिद्धू का आई थिंक उनकी जो शहीदी हुई,
और भी आई थिंक मुझे लगता है कि आपको भी थ्रेट्स शायद हुए हैं। हाँ जी। हमने और भी आर्टिस्ट को ये थ्रेट्स आते हैं। तो एक जो डार्क साइड है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, अगर हम पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें, कि वहाँ पर इस तरीके से एक्सटॉर्शंस की कोशिश है और ये सारी एलिमेंट्स हैं, यस। इनको आप कैसे देखते हैं यार? ये तो सर अब कामयाब हो रहे हैं तो कुछ नुकसान तो होंगे, हर एक को तो अच्छे लगेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं इसका। इसका यही है कि जो लोग इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं वही इसको हैंडल करें, द सीनियर अथॉरिटीज़ एंड सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ वही इसको सॉल्व करें किसी तरह, और सारे हमारे भाई जो पंजाब में इस चीज़ को फेस कर रहे हैं उनको हेल्प मिले। आपने आपने कैसे एक्सपीरियंस किया? मैं तो मतलब शॉक हो गया था जब मेरे साथ हुआ, मैं कहा अच्छा मैं इतनी डिमांड में हूँ। तो फिर कुछ नहीं, फिर घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, फिर हमने अथॉरिटीज़ की मदद ली, फिर उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। So I just wherever I go with security, and it's very hard for an artist to be with security all the time, you know, cause जो मैंने गाने अंग्रेजी बीट लिखे हैं और जो ये ब्राउन रंग लिखे हैं ये सड़कों पे बैठ के मच्छी खाते हुए लिखे हैं। तो आज हम वो चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आज मेरे को जहाँ पे भी जाना पड़ता है तो गनमैन साथ में चलते हैं, तो इसका ड्रॉबैक हो रहा है। आपने नेटफ्लिक्स की आपकी डॉक्यूमेंट्री की आपने बात करी, उड़ता पंजाब फिल्म आई थी और काफ़ी लोगों ने कहा कि ये कुछ हद तक हनी सिंह की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। कितनी सच्चाई उसमें उसमें थी? नहीं, वो सब झूठ है, और मैंने वो फिल्म देखी नहीं तो मैं एग्जैक्टली कह भी नहीं सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि उस टाइम मैं बड़ा पीक में था, तो तब उन्होंने मेरे उस स्टारडम को मेरा हेयर कट वगैरह दे के ये सब चीज़ें करके और मुझे अल्कोहलिक दिखा के ड्रग्स दिखा के कैश करने की कोशिश करी। और क्योंकि सबको पता था मैं उस टाइम पे बिल्कुल इंटरव्यूज़ करता नहीं था, मैं मीडिया में आता ही नहीं था, मेरे खिलाफ बहुत कुछ होता था लेकिन मैं जवाब ही नहीं देता था। तो वो चीप प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि हम इसका नाम इस तरह हवा फैलाते हैं, इसने कौन सा कुछ बोलना है, अपने को बुकिंग मिल जाएंगी, अपने को बॉक्स ऑफिस मिल जाएगा। तो वो स्टोरी मेरा लेना कोई देना उस स्टोरी से जरा भी नहीं है, मेरी स्टोरी बिल्कुल अलग है, और वो मेरी डॉक्यूमेंट्री में दिखेगी, और डेफिनेटली मेरे पे भी फिल्म बनेगी कभी, तो वो प्रॉपरली बनेगी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली। आप लिखते भी हैं, आपको उर्दू शायरी से भी दिलचस्पी है। पंजाबी पंजाबी अगर अगर हम राइटर्स की अगर हम बात करें, शिव कुमार बटालवी साहब फॉर एग्जांपल हो गए, उनके उनके कलाम को कैसे देखते हैं आप? उनके कलाम बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत हैं उनके कलाम। बेसिकली मैं हूँ दिल्ली से, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर साहब रिफ्यूजी थे जो लाहौर से आए थे। तो मैं जिस एरिया में बड़ा हुआ हूँ वो एक्चुअली एक रिफ्यूजी एरिया था दिल्ली के अंदर, करमपुरा। तो वहाँ पे मुल्तानी, झंगी, सियालकोट, गुजरांवाला, लैलपुर, लाहौर, यहाँ की फैमिलीज आके बसी। तो हमारी जो पंजाबी थी वो थोड़ी सी उधर वाले पंजाब की ज़्यादा थी और उधर के शायरों की ज़्यादा थी। तो बटालवी साहब को मैंने तब सुना जब मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ 2007 में, उससे पहले मैंने उनको सुना नहीं था। तो मैंने उधर के शायरों को ज़्यादा सुना। तो बटालवी साहब को भी मतलब मम्मी बताती हैं कि जो सुरेंद्र कौर जी ने गाने गाए वो उन्हीं के लिखे हुए थे। तो मम्मी ने मुझे बताया कि ये सब बटालवी जी के लिखे हुए हैं, तो इतना पता नहीं था। तो जो मेरा रुझान रहा वो थोड़ा लाहौर साइड वाली जो शायरी है, उधर उधर उसे उर्जाबी कहते हैं, तो उधर का एक्सेंट बड़ा कौन से उर्जाबी। कौन से शायर कौन से शायर पसंद है? आजकल के मेरे कमाल शायर हैं, आज इस दौर के, मैं उनको बुल्ले शाह कहता हूँ इस दौर के, उनका नाम है साबर अली साबर। उससे बेहतर ना कोई हुआ है ना कोई होगा। साबर अली साबर, आप सुन लो अगर उनको, तो वो बाबा बुल्ले शाह के ही गांव से हैं, और वो समझ लो कि बाबा बुल्ले शाह का ही रूप है। और वो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन्स और इंटेलेक्चुअलिटी और जियो पॉलिटिक्स को ऐसे मिला के शायरी करते हैं। बाकी बहुत सारे शायर और हुए जिनको मैंने काफ़ी सुना। एक सिंगरों को बहुत सुना, एक मेरे फेवरेट सिंगर सराइकी एक ज़ुबान है पाकिस्तान में, ऑफ कोर्स। हाँ सराइकी के एक सिंगर हुए हैं मंसूर मलंगी, जो काफ़ी सारे कलामों को इधर वाले पंजाब और उधर वाले पंजाब के कलामों को मिला के गाते थे। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो
मेरी इस एल्बम में आपको कुछ सुनने को मिलेगा, आप सुनिएगा। नहीं नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट फॉर श्योर। पाकिस्तान में जो पंजाब है तो वहाँ पर दैट्स अ ह्यूज ऑडियंस एज वेल, पंजाबी ऑडियंस एज वेल। वहाँ से आपको कैसी कैसी मोहब्बत मिली है? बहुत मोहब्बत मिली है वहाँ से। वहाँ से तो बहुत ज़्यादा। क्या हुआ ना, देखो कि जब मैं दिल्ली से लाहौरी पंजाबी एक्सेंट और डायलेक्ट और वोकैब लेके चंडीगढ़ पहुंचा और मैंने अपनी इंडस्ट्री शुरू करी 2007 में, वहाँ पे मैं एकदम फेमस क्यों हो गया? क्योंकि हमारे इंडिया में है मालवा, माझा, दोआबा, 3 तरह के डायलेक्ट चलते हैं सिर्फ। मेरा एक्सेंट सबसे अलग था, मेरे डायलेक्ट अलग थे, मेरी बातें अलग थी। तो सबको लगा ये आर्टिस्ट कहाँ से आ गया, इतने बड़े बड़े राइटर बैठे हुए थे। तो मेरा तुक्का तभी चल गया। तो उधर जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, जब मैं काफ़ी बड़ा मशहूर हुआ, जब मेरे दुबई वगैरह बहरीन में शोज़ होने लगे, मिडल ईस्ट में शोज़ होने लगे, तो वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस वहाँ पे आने लगी पाकिस्तान से, स्पेशली फ्लाई करके मेरे शोज़ देखने के लिए। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। मैं, यार ये भी सुनते हैं? कहते हैं हमें तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप हमारी भाषा ही बोल रहे हो, आप तो हमारा ही एक्सेंट बोलते हो। तो उसका बड़ा प्यार मिला हर जगह से, दुनिया की हर तरफ से बहुत प्यार मिला आज तक।